हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम यूपीएससी 227-28 करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में। यानी कि एक ही जगह पर संपूर्ण करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और उसका टारगेट है 2027-28 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना। और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हर एंगल को देखने की कोशिश करते हैं। खासकर वो सभी टॉपिक कवर करते हैं जहां पर आप लोगों की नज़र नहीं पहुंची है या जो इग्नोर्ड हैं या जो कई सारे सोर्सेस में बंधे हुए हैं जिनको एक स्टूडेंट एक जगह कंपाइल नहीं कर सकता। तो मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करूंगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो समझ लीजिएगा आपका ये प्रोग्राम और ये यूपीएससी की करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल बेकार हो जानी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर जरूर कर दें। और वीडियो को देखने के बाद फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। कम से कम आपका एक लाइक ये मोटिवेशन देगा कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां पर उसकी पीपीटी मिल जाती है। और ये मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर स्कैन के थ्रू। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। ये काफी अभी चर्चा में रहा है और ये वो चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट या जनरली पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं। मैं उन चीजों को कवर करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट सारी चीजें मिल जाए। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, ये नहीं, कि यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की अब तक के सबसे विस्तृत दृश्य प्रकाश छवि का स्थायी डेटा जारी किया गया है। यस, किसका? मिल्की वे का, आकाशगंगा का अब तक सबसे बड़ा। और इसका खगोलीय मापन एक मौलिक उपलब्धि है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ध्यान रखिए कौन सी दूरबीन है और कौन सी स्पेस एजेंसी का कंसेप्ट है। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये है क्या? ये देखिए, ये जो दूरबीन है 1 जुलाई 2023 को लॉन्च की गई थी ईएसए के द्वारा। नासा के महत्वपूर्ण योगदान के साथ स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा, स्पेस एक्स। नासा का सहयोग है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। तो ये तीन चार चीजों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये लॉन्च कहां की गई? सूर्य और पृथ्वी के दूसरे लैग्रांज बिंदु L2 पर स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के विपरीत दिशा में 15 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। L2 एक गुरुत्वीय रूप से स्थिर कक्षा प्रदान करता है जहां से इसके अबाधित दृश्य मिल सकते हैं, यानी कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ना के बराबर या है ही नहीं, एक तरीके से ये कंसेप्ट है। यूक्लिड को डार्क यूनिवर्स डिटेक्टिव भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। मैं वो सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं जो जरूरी हैं, ठीक है ना। मैं जबरदस्ती बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका मुख्य कार्य है 6 वर्षीय उद्देश्य जो है ब्रह्मांडीय आकाश का एक तिहाई हिस्से का त्रिआयामी मानचित्र बनाना, यानी कि 3D मानचित्र बनाना, जो 10 अरब वर्ष पीछे तक देखकर यह अध्ययन करेगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी विस्तारित होते ब्रह्मांड के त्वरण और ज्यामिति को कैसे प्रभावित करते हैं। अब इसमें जो उपकरण है वो कौन कौन से हैं? वीआईएस, विजिबल इंस्ट्रूमेंट, और एनआईएसपी। ये रहा। वीआईएस क्या है? ये अरबों आकाश गंगाओं के आकार का सटीक रूप से मापन करने के लिए है। और एनआईएसपी जो है लक्षित आकाशगंगा की दूरी और ब्रह्मांडीय विस्तार को देखने के लिए है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत सारी आकाशगंगाओं की मेजरमेंट के लिए और ये टारगेटेड आकाशगंगा के लिए। ओके, तो इतने जितने पॉइंट मैंने इस पर फोकस किए उतने पॉइंट ही आपको याद करने। और मैं हकीकत देखा जाए तो मैंने ऐसा कोई पॉइंट एक्स्ट्रा डाला ही नहीं है जो आपकी जरूरी ना हो। ओके, ध्यान रखना। अब अगला एक क्वेश्चन है, अगला एक टॉपिक है जो जनरली न्यूज में इग्नोर्ड है। एक ये है आपकी मैडोना एंड चाइल्ड की कलाकृति, जो अभी हुमायूं टॉम में एक एग्जीबिशन हो रही है, हुमायूं टॉम मकबरे में। उस एग्जीबिशन में ये कलाकृति रखी गई है मैडोना एंड चाइल्ड की। और इसको बनाने वाले हैं
सैंड्रो बोत्तिचेली 1445 से लेकर के 1510 के बीच के बहुत बड़े कलाकार रहे। इटली के पुनर्जागरण के समय के कलाकार हैं और इटली के फ्लोरेंस के जीवन पर व्यतीत उन्होंने किया, फ्लोरेंस में रहे, ठीक है ना? और लोरेंजो द मेडिची इनके कहा जाए कि संरक्षक रहे, जो वहाँ के शासक थे फ्लोरेंस के। उनके संरक्षण में रह कर के ही इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया। पेंटिंग उन्होंने बहुत सारी बनाई, लेकिन ये खास पेंटिंग है इनकी, ठीक है? और ये पुनर्जागरण के समय की है। अब भारत और इटली के बीच अच्छे संबंधों की वजह से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और ये वर्तमान में वन मदर मैनी मदर टंग्स, एक माँ और उसके बहुत सारे जो बातचीत है, बहुत सारे वाक्य हैं, उस पर शीर्षक पर आधारित है। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल में स्थित हैवल्स गैलरी में आयोजित की गई है और यह अंतर सांस्कृतिक प्रदर्शनी भारत में इटालियन कल्चरल सेंटर फ्लोरेंस के म्यूजिको स्टीवर्ट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित की गई है। ये ध्यान रखना। तो पहली बात, किसने बनाई, किस पीरियड के हैं, कहां पर आयोजित की गई है, ये 2-3 चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना? मैडोना अ चाइल्ड को लेकर के जनरली जो कहा जाता है कि ये 1496-97 के आसपास में बनाई गई थी, टेम्परा मीडियम से बनाई गई है। इसमें वर्जिन मैरी और शिशु यूसुफ की को परिकल्पित किया गया है, यानी कि एक तरीके से जो है ये वर्जिन मैरी हैं और उनके बेटे यीशु हैं, उनको दिखाया गया, उनका प्रतिनिधित्व किया गया है और यूरोपीय कला इतिहास में बहुत बड़ा इस पेंटिंग का कद माना जाता है, ठीक है ना? और ये बेत्तिचेली के अंतिम काल से जुड़ी हुई है लगभग, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इससे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए, अब एक नया टॉपिक आपके लिए और भी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन किया गया है, जो 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया था, उसको संशोधित किया गया है। और उसमें 7 किलोग्राम फूड एक व्यक्ति को दिया गया और मैक्सिमम 35 किलोग्राम एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए दिया गया है। बोले सर ऐसा कैसे? चलिए बताते हैं। अभी इस एक्ट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 3 में यह संशोधन करने का प्रयास किया गया, प्रस्तावित है। इसमें कहा गया है कि अंत्योदय अन्न योजना, जो सबसे लो कैटेगरी के जो गरीब हुआ करते थे, उनके परिवारों को लक्षित किया गया है, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना। और उनमें अभी तक की कंडीशन ये थी कि उस अंत्योदय अन्न योजना के तहत जितने भी परिवार होते थे, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी भी हो, कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी कम हो, उनको प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज बहुत कम कीमत पर दिया जाता था। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता था। ये उसका कंसेप्ट था। लेकिन अब जो नया संशोधन है, वो ये है कि प्रत्येक परिवार में, उस अंत्योदय परिवार में 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दिया जाएगा और अधिकतम 35 किलो। यानी कि पहले अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तब भी 35 किलो मिलता था और 10 लोग हैं तो भी 35 किलो मिलता था। अब क्या होगा? अगर 4 लोग हैं तो 28 किलो मिलेगा, 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और अगर 5 लोग हैं तो 35 किलो मिलेगा। अगर 10 लोग हुए तो भी 35 किलो ही मिलेगा। लेकिन 3 हुए तो 21 किलो मिलेगा। 2 ही हुए तो 14 किलो मिलेगा। यानी कि 7 किलो प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं मिलेगा और प्रति परिवार 35 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये चेंज कर दिया गया है। पहले परिवार में कितने भी हों, 1 हो या 10 हो, 35 किलो मिलना था। अब प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। यानी कि अब अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए आवंटन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो दिया जाता था, अब ये बिल्कुल फ्री है। तो ये संशोधन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई पहले क्या होता था, वेस्टेज भी होता था कि भाई केवल 2 ही लोग हैं, 35 किलो मिल रहा है, क्या करेंगे, बेचते थे। तो वेस्टेज होता था। या फिर कंडीशन ये होती थी कि भाई 3 लोग हुए तो हो गया, तब भी बच रहा है, लेकिन कीमत देनी पड़ती थी। अब कंडीशन क्या है कि आपको उतना ही मिलेगा और फ्री मिलेगा। अब आपको कोई पैसा नहीं देना है, टोटल फ्री है। ओके, तो ये है। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या था? 2013 में भारत सरकार ने कानून बनाया था खाद्य सुरक्षा के लिए कि खाद्य सुरक्षा हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होगा। ये इसके लिए स्कीम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, वो एक कानून है, ठीक है ना? गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना, जिससे कि सभी लोग गरिमापूर्ण जीवन जी सके।
इसको में शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र के 50% लोगों को शामिल किया गया, लगभग 62-63% के आसपास, टोटल मिलाकर के। और इसमें 2 श्रेणियाँ विशेष तौर पर बनाई गई थी। एपीएल तो थी ही, साथ के साथ बीपीएल की 2 श्रेणियाँ थी, एक अंत्योदय परिवार वाली और एक सामान्य परिवार वाली, जो प्राथमिक परिवार है। प्राथमिक गरीब जिसे हम कह सकते हैं, वो अलग थे और अंत्योदय गरीब वो अलग थे, सबसे निचले वाले। इन दोनों को कंडीशन अलग-अलग थी कि भई इनको 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था और इनको 35 किलो प्रति परिवार मिलता था। रेट दोनों का एक ही था। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी थी। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो तुरंत पैदा हुए बच्चों के लिए, इनके लिए भी प्रावधान किया गया था। जैसे गर्भवती महिला है तो उसकी देखभाल करने के लिए उसको 1 वक़्त का भोजन, कम से कम 2 वक़्त का भोजन मिलेगा, ठीक है ना? या किसी क्षेत्र में आपातकाल आया हुआ, आपदा आई हुई है, तो वहाँ पर 3 महीने तक का निःशुल्क भोजन था। अगर किसी महिला का प्रसव हो गया है, तो उसको और उसके बच्चे को 6 महीने तक के लिए आपको भोजन-पानी मिलता था, साथ के साथ ₹1000 प्रति माह मिलता था। ठीक है ना? ये सारी आंगनवाड़ी के माध्यम से और कक्षा 8 तक बच्चे को 14 साल की उम्र तक 1 वक़्त का भोजन मिलता ही मिलता था। तो ये सारी व्यवस्था थी और राशन कार्ड को जारी करने का कांसेप्ट ये था कि भई 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो वरिष्ठ महिला होती थी, उसको परिवार के मुखिया के रूप में मान्यता दी जाती थी और उसको कार्ड का मुख्य धारक बनाया जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए और ये उसका बैकग्राउंड भी है। एवरीवन क्लियर? ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हालांकि ये तो मैंने इकोनॉमी में पहले भी पढ़ाया हुआ है, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब आता है एक क्वेश्चन और भी है, पिछड़ा वर्ग। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक कंसेप्ट दिया कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के पर्सन कन्वर्टिंग इस्लाम कैन नॉट क्लेम बैकवर्ड क्लास स्टेटस। मद्रास हाई कोर्ट का कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मदुरई पीठ ने कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने 2024 के उस आदेश को अब असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसने इस प्रकार का दर्जा परिवर्तन करने की अनुमति दी थी। और राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि किसी भी अग्रणी समुदाय से इस्लाम में परिवर्तित किसी व्यक्ति को मुस्लिम टैग नहीं मिलेगा। यस, यानी कि जो अगड़ी जाति का है, उच्च जाति का है हिंदू में और वो मुस्लिम बन जाता है और मुस्लिम में जाके कहता है कि मुझे ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा, तो ये इसके लिए राज्य सरकार ने मना कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको सही मान लिया और रिजेक्ट कर दिया गया। 2024 का उद्देश्य यह था कि केवल वो व्यक्ति जो अपने मूल धर्म में पहले से आरक्षित श्रेणियों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय या अनुसूचित जाति से संबंधित थे, उन्हें इस्लाम अपनाने पर अनुसूचित 7 मुस्लिम संप्रदायों में से किसी एक के अंतर्गत सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। यह भेद मौजूदा सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है ना? तो उसमें कहा गया था कि यदि कोई भी हिंदू या उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति या किसी भी अन्य वर्ग का व्यक्ति पहले किसी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय में अनुसूचित जाति में था और वो कन्वर्ट होकर के इस्लामिक धर्म को अपना लेता है और इस्लाम की 7 जो संप्रदाय हैं उनमें शामिल हो जाता है, तो उसको ये पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट मिल जाता था। इसको उन्होंने अब रद्द कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा। अब ये ऐसा नहीं होगा। और एक भी चीज और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। बस इतना उन्होंने कहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ही जो पिछड़ा होगा उसी को पिछड़ा माना जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। अब यहां पर आपको क्या करना है, पिछड़ा वर्ग को लेकर के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 324 वो 340 है, या भारतीय संविधान के मूल अधिकार कौन कौन से, जहां पर पिछड़ा वर्ग को लेकर के उनके लिए सरकारी नौकरियों में या सार्वजनिक स्थानों पर उनके अधिकारों के संरक्षण करने का जो प्रावधान है उसको पॉलिटी में जरूर पढ़ लीजिएगा, अब काम हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब एक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महर्षि सुश्रुत को लेकर के। अभी रिसेंटली 19 जून 2026 को महर्षि सुश्रुत को उन्हें विश्व स्तर पर शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई और 90 किलो की उनकी कांस्य प्रतिभा को आरसीएसईडी के ऐतिहासिक फ्लेवेयर बिल्डिंग में स्थायी रूप से स्थापित किया गया है। ये एक कहा जाए तो बहुत बड़ा चिकित्सालय है, यानी कि चिकित्सा विश्वविद्यालय है, जहां पर उनको रिकॉग्नाइज किया गया, सारी चीजें की गई और उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया।
ध्यान रखना, यह मूर्ति मूर्तिकार राघव नंदन नंथम द्वारा बनाई गई है। प्राचीन लॉस्ट बैग्स पद्धति के माध्यम से एकल कांच से ढलाई की तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है ना? सुरसुत के बारे में कहा जाता है ये 600 से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में कभी रहे थे। कन्फर्म किसी की डेट के बारे में नहीं है। उन्होंने इस बीच में सुश्रुत संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद का मूलभूत ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्रारंभिक शल्य चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है, ऑपरेशन थ्योरी यानी कि आप उसके लेकर के, और उनके अग्रणी कार्यों में से एक है। दुनिया भर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें उन्होंने 1120 से अधिक रोग, 700 से अधिक औषधि पौधे, 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का पूरा जिक्र किया है कि ऑपरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। इसके माध्यम से पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा, त्वचा प्रत्यारोपण, राइनोप्लास्टी, नाक के पुनर्निर्माण के प्रारंभिक अभिलेख दिए गए हैं कि नाक का भी प्रत्यारोपण हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जैसी सारी चीजें, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी के भी ये जनक माने जाते हैं उस समय में। ऑपरेशन की इन्होंने 8 विशिष्ट शल्य समूहों, चीरा, निष्कर्षण, टाँका लगाने जैसी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत किया है। ऊष्मीय आघात, जलन, शीतदंश का उन्नत वर्गीकरण किया है कि जलने से किस-किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, कैसे-कैसे हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट होते हैं, उसको लेकर के भी वर्णन किया है। इसके अलावा प्राकृतिक आकृतियों से प्राप्त 120 से अधिक विशिष्ट शल्य उपकरणों का भी उस उन्होंने निर्माण किया था, जैसा कि उनमें पता चलता है। अब सोचिएगा दुनिया भर में उस समय के इतने बेहतरीन विद्वान हैं, उनको अब जाकर के रिकॉग्निशन मिल रही है। हालाँकि दुनिया भर के लोग मानते तो हैं, लेकिन अब जाकर के वहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है, स्थापित की गई है। अब एक इसी में एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पथनरक्की गाँव में। कहाँ पर है? किस नदी पर है? पूरी तरह चेनाब नदी पर, कोई की सहायक-वाहक नदी नहीं है, कोई भी। व्यापक चुनाव बेसिन कैस्केड में ऊपर से बनाई गई है, ठीक है ना? ध्यान रखना। और ये इसमें 624 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक 156 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट होंगे। 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी सेक्टर बनाया गया है, 135 मीटर ऊंचा। इसमें रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में डिजाइन किया गया है, और ये एक विशाल जलाशय बनाकर बड़े भूभाग को जलमग्न करने के बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह और ऊंचाई का उपयोग करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। यानी कि इसमें हमने जलाशय नहीं बनाया, बल्कि नदी का जो एक फ्लो है उसी को रोक करके ही बनाया गया है, और उसी से हम बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो कितनी क्षमता है? एक। कौन सी नदी है? ये रही। कौन सा गांव है? ये रहा। किस राज्य में है? ये रहा। ये आपको ध्यान रखनी है 4-5 चीजें। यानी कि किरू जल विद्युत परियोजना का लगभग 83.46% काम कंप्लीट हो चुका है, और यह अपने आप में मील का पत्थर, सिविल निर्माण और विद्युत यांत्रिकी का एक इसका जो प्रोजेक्ट है लगभग लास्ट फाइनल फेज में पहुंच चुका है। इसमें चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, और केंद्रीय क्षेत्र की एनएचपीसी की 51% इक्विटी है। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 49%, यानी केंद्र और राज्य की 51-49% की भागीदारी है कुल मिलाकर के। और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए 1960 की सिंधु जल संधि के संदर्भ में इसके प्रावधान के अनुसार 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का जल पाकिस्तान का निर्बाध उपयोग के लिए आवंटित था सिंधु जल संधि के अनुसार। हालांकि भारत को कानूनी रूप से रन ऑफ द रिवर परियोजना बनाने की अनुमति है, यानी कि उसका पानी कहीं और लेकर के नहीं जाओगे, रन ऑफ द रिवर उसी पर आएगी और उसी से पानी बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? इसलिए रन ऑफ द रिवर का प्रोजेक्ट इस पर बनाया गया है, और इसके माध्यम से लगभग 2272 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता है। इतना आप कर लीजिए। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरमेंट का, और यह है गोल्डन लंगूर, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। गोल्डन लंगूर असम के सिकना ज्वाल्हो राष्ट्रीय उद्यान एक और एक दो। गोल्डन लंगूर का संबंध कहां से है? असम। असम का कौन सा नेशनल पार्क है? सिकना ज्वाल्हो, ज्वालाओ, ठीक है ना? वहां पर 7 स्वर्ण लंगूरों को हालिया बचाव और पुनः छोड़ा जाना, ये चर्चा में रहा कि भाई उनको बचाया गया और उनको फिर से छोड़ा गया।
वन्य जीव संरक्षण और तस्करी के रोकने के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ लोग इनको तस्करी कर रहे थे। अब ये स्वर्ण लंगूर विश्व की सबसे पुरानी दुनिया का सबसे पुराना बंदर में से एक माना जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ है? असम और उसका पड़ोसी भूटान का क्षेत्र है। वहाँ ये पाया जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है और साइट्स की परसिस्टी नंबर 2 में शामिल है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं किस में हैं, कौन सा है, इसको याद कर लीजिएगा। इसकी आबादी लगभग 14,000 से कम व्यक्तियों की मानी जाती है। कृषि विस्तार के कारण इनका आवास लगातार कम होता चला जा रहा है। वृक्ष क्षेत्र की आब जो ऊपर का एरिया है वो कम हो रहा है, वृक्ष क्षेत्र जो है कम हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या भी कम होती चली जा रही है। और बिजली लाइनों से करंट लगने की वजह से भी ये मारे जा रहे हैं बेचारे। अवैध वन्यजीव, काले बाजार, लक्ष्य शिकार का उभरता खतरा भी है। इस वजह से इनके सामने संकट है, कुल मिलाकर के। ठीक है ना? अब बात आती है सिग्ना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के चिरांग और कोकराझार जिलों में फैला हुआ है। ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और भूटान के बीच आवागमन करने वाली दुर्लभ संकटग्रस्त सीमा पार प्रजातियों आवागमन के लिए अनिवार्य जैविक गलियारा प्रदान करता है ये भूटान और असम के बीच में आने जाने के लिए। और माइनस बायोस्फीयर रिजर्व उसका एक हिस्सा है। ठीक है ना? ध्यान रखना। बाकी ये आपके पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। एक आपकी महत्वपूर्ण योजना है एस्पायर योजना। एस्पायर योजना बोले तो अ स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संस्थागत पृष्ठभूमि पत्र फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर्स एस्पायर स्टोरी हालिया प्रकाशन किया गया ग्रामीण उद्यमता दशक भर के विकास को रेखांकित करता है। यानी एस्पायर योजना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन को और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, शुरू की गई थी एक योजना। और ये मैं एमएसएमई जब मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमी में, उसमें मैं पढ़ाता भी हूं इस योजना के बारे में। ध्यान रखना, यह पूरी तरह नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमता संवर्धन की योजना है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क स्थापित करके ग्रामीण आर्थिक प्रतिमान में बदलाव लाना, यानी ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, नया बदलाव लाना। इसका लक्ष्य है उद्यमता को बढ़ावा देना। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लोगों के अंदर अपना धंधा बनाना, अपने धंधा इस्तेमाल करना, बजाय किसी के यहाँ नौकरी करना। नौकरी मत तलाशो, अपना काम खुद करो। और जिला स्तर पर जमीनी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और अपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवाचारी व्यवसाय समाधान उपलब्ध कराना है। इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव बिजनेस आपको प्रोवाइड कराने हैं। ये इसका कंसेप्ट है। एक योजना है पीएम राहत योजना, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए प्रावधान किया गया है। और यह कैसा होगा? टोटल कैशलेस होगा। इमीडिएट केयर होगी गोल्डन आवर में, 24 घंटे के अंदर उसकी इमीडिएट केयर हो की जाएगी। नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, उसके लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ऑल एक्सीडेंट विक्टिम्स कवर्ड होंगे, चाहे वो बीमित वाहन के हों या गैर बीमित वाहन के, जो भी होगा वो सब इसमें कवर होगा। ये ध्यान रखिएगा। पीएम राहत, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती सुनिश्चित उपचार योजना। नोडल मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जितना मैं सर्किल कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। कार्यान्वयन भागीदार कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी है। ये लेन देन प्रबंधन डाटा प्रसंस्करण का कार्य संभालता है। वैधानिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान के अनुसार अधिसूचित है। इसे किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजना पर वैधानिक प्राथमिकता प्राप्त है। इसमें क्या है? प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस आपका आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना की सटीक स्थिति 7 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने का खर्च भारत की किसी भी श्रेणी की सड़क पर कवर किया जाएगा। कोई भी भारत की सड़क हो, वहां पर एक्सीडेंट होता है तो इसमें कवर होगा।
इसमें गैर जीवन घातक मामले में 24 घंटे तक और जीवन घातक स्थितियों में 48 घंटे तक तत्काल स्थिरीकरण की उपचार की अनिवार्यता है। गोल्डन आवर्स कहते हैं इनको। ठीक है ना? वित्तीय निधि और संरचना पैनलबद्ध अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि के माध्यम से दोहरे स्रोत तंत्र के तहत दी जाती है, चाहे वो बीमित दोषी वाहन हो या अबीमित हिट एंड रन मामले हो, कोई भी हो। बस प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हिट एंड रन है, आज जाइए भर्ती होइए, इलाज आपका फ्री हो जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का। अच्छी योजना है, पढ़ सकते हैं। और एक है, इसको आप देख रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था, वार मेमोरियल। वार मेमोरियल सामने आप दिखाई दे रहा है ना, इधर आइए तो, क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास ये रहा आपके वार, नेशनल वार मेमोरियल। ठीक है? नई दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दीवारों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई में शहीद हुए सशस्त्र बलों के 6 कर्मियों के नामों को हाल ही में शामिल किया जाना समकालीन सैन्य इतिहास, सामरिक नीति और राज्य स्मरण का महत्वपूर्ण संगम को रेखांकित करता है। अब कौन-कौन से लोग हैं? ये रहे राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र मिला है इनको मरणोपरांत। सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायुसेना पदक मिला मरणोपरांत। सूबेदार मेजर पवन कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह। ये 6 लोग हैं। हालांकि इस मुद्दे पर काफी सारी वाद विवाद सोशल मीडिया पर, न्यूज में आप लोग बहुत सारे सुन रहे होंगे कि सरकार ने पहले मना किया था कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नहीं मरा है, कोई शहीद नहीं हुआ है, अब जाकर के सरकार ने यह किया। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनके नाम याद रख लीजिएगा, सारी चीजें याद कर लीजिएगा। अब यहां पर एक बेसिक जो चीज आपको समझनी है, वो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ये क्यों बनाया गया? देखिए, आपका इंडिया गेट बनाया गया था, वो भारत के लोगों के शहीदों के नाम के संदर्भ में बहुत कम है। एक्चुअली में इंडिया गेट परिसर नई दिल्ली के सेक्ट्रल हेक्सागोन में ये बनाया गया है ये, ठीक है ना? इंडिया गेट पहले जो बनाया गया था, वो ब्रिटिशों ने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया था, इंडिया गेट, ठीक है ना? और इसके विपरीत नेशनल वार मेमोरियल स्वतंत्रता के बाद संघर्षों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सम्मानित करता है, जिसमें 1947-48 में जो मृत्यु प्राप्त हुई थी, कश्मीर युद्ध हुआ, 62 का भारत चीन युद्ध, 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल संघर्ष और चल रहे आतंकवाद रोधी या शांति स्थापना अभियान, जैसे श्रीलंका में शांति पीस कीपिंग मिशन जो है, उनमें शामिल कोई भी शहीद हुआ है, उनके नाम यहां पर शामिल किए जाते हैं। और इसमें 4 मंडल बनाए गए, 4 समकेंद्रीय व्रत हैं, 4। इनमें पहला आपका सबसे बिल्कुल वार मेमोरियल के बिल्कुल पास वाला जो व्रत है, वो अमरता चक्र कहलाता है। दूसरा वीरता चक्र कहलाता है। तीसरा त्याग चक्र कहलाता है। चौथा चक्र कहलाता है रक्षक चक्र, जो सबसे बाद का है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके चक्र बनाए गए हैं इसमें। अब आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चक्र है। आप देख लीजिए, ये है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और इनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अब काम हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ में। और एक चीज और आपको बता देना चाह रहा हूं कि हम इन सब के जो एमसीक्यूज हैं, वो मैं डेली ना करा करके, मुझे कई सारे बच्चों का सजेशन भी आया कि सर डेली एक ही चीज को बार बार देखने पर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मेरा मानना यह था कि 24 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर लें, लेकिन बच्चे कहने लगे सर थोड़ा-सा अगर हम वीकली कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगभग 25-30 क्वेश्चन इकट्ठे करके हम सभी टॉपिक्स के 25-30 क्वेश्चन को संडे को एक साथ उनको रिवाइज़ करें। इससे क्या होगा, विदिन अ वीक उसका प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाएगा। मुझे लगा ठीक है, ये भी ठीक है। भई अल्टीमेट मुझे तो आपके लिए करना है ना, तो मैं कर रहा हूँ आपको। करिए अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।